हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 जो है वो 6 राइट्स प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को, और इसमें स्टेट जो है वो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। यानी ये जो जो भी अधिकार हैं वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट मैनर में नहीं है। जैसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी व्यक्ति के पास ये आज़ादी है कि वो कुछ भी बोल सकता है और अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वो ऐसा ना बोले कि वो देश के खिलाफ ही बोल दे या फिर वो झगड़ा ही करा दे। तो अगर ऐसा वो कुछ करता है, हेट स्पीच फैला दे, तो ऐसा कुछ करता है तो स्टेट उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देगी। फिर दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो असम्बल हो सकता है, यानी कोई भी गैदरिंग कर सकता है, लेकिन वो गैदरिंग जो है वो पीसफुल होनी चाहिए, उसमें आर्म्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप किसी भी संघ का निर्माण कर सकते हैं। अगला है राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, मतलब भारत देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं स्वतंत्रतापूर्वक, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं कि जैसे आप ट्राइबल एरियाज़ में नहीं जा सकते हैं, ठीक, या फिर जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। राइट टू रिसाइड, आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन वही बात है कि ट्राइबल एरियाज़ में नहीं रह सकते हैं, फिर सेंसिटिव एरियाज़ में आप नहीं रह सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे प्रोफेशन नहीं होने चाहिए जो देश के खिलाफ ही हों, बॉम्ब बनाने लगे या फिर टेररिज्म को ही प्रैक्टिस करने लगे। इसमें पहले एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे हटा दिया गया था 44वें अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1978 में हुआ था। अब स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है इन सब राइट्स पे इम्पोज कर सकता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई व्यक्ति जो है उसका दोष सिद्ध हो गया है तो उसे क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो क्राइम को कमिट किया है और ये कंफर्म हो गया है कि उसने ही किया है, तो उसे कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन, तो उस व्यक्ति को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि उसे एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिल सके। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 20 में सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति उस दिन कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो उसकी सज़ा 6 महीने है, ठीक, और अगले ही दिन उस क्राइम की सज़ा जो है वो 1 साल हो गई, तो जिस टाइम पे क्राइम को कमिट किया है उसके हिसाब से ही उसको सज़ा मिलेगी। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही कहता है कि जिस टाइम पे आप क्राइम कमिट कर रहे हैं तो उसके अनुसार ही आपको सज़ा मिलेगी। मान लीजिए अगर उसी टाइम आपने उसको एक थप्पड़ मारा है तो उस टाइम पे कोई सज़ा निर्धारित नहीं थी, लेकिन एक दिन बाद ही सज़ा मिल गई, सज़ा बन गई, कानून बन गया कि एक थप्पड़ मारने पे उसको 6 महीने की जेल है। तो अब इसके हिसाब से आपको सज़ा नहीं मिलेगी, जिस टाइम पे आपने क्राइम कमिट किया है उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, ठीक। दूसरा है नो डबल जेओपार्डी, यानी कि नो वन शैल पनिश्ड मोर देन वंस फॉर सेम ऑफेंस। अगर कोई व्यक्ति एक ही क्राइम करता है तो उस क्राइम के लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति को जोर ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, ठीक। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या पर्सनल लिबर्टी उससे नहीं छीनी जा सकती है, सिवाय किसके? जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, यानी कि ये मैं समझाता हूँ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ एक कंसेप्ट है जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ये जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो भी कानून बना है वो प्रॉपर अथॉरिटी से पास हुआ है और प्रॉपर प्रोसीजर से पास हुआ है या नहीं, ठीक। यानी कि वो राज्यसभा से पास हुआ है, फिर लोकसभा से पास हुआ है, फिर प्रेसिडेंट के एसेंट से हुआ है। मतलब इसमें ये देखा जाएगा कोई भी कानून जो बना है वो ठीक तरीके से पास हुआ है कि नहीं। और ये मैटर नहीं करता है कि वो जो लॉ बना है वो अनफेयर या अनरीज़नेबल है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई कानून बन गया कि लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं दिखना है, तो इसमें जो कोर्ट है वो कुछ नहीं करेगा, ठीक। वो ये देखेगा कि जो ये कानून बना है वो फेयर तरीके से, मतलब सही प्रोसीजर से पास हुआ है कि नहीं ये कानून, ठीक। और एक दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो भी कानून बना है वो फेयर और जस्ट है या नहीं, तर्कसंगत है कि नहीं। अब जैसे जो ये मैंने एग्जांपल दिया था कि 7 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना है, तो ये तो जस्ट और फेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो
कह सकता है कि ये फेयर नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज़ करके वो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यही देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी ने क्राइम किया है तो उसे नोटिस दिया जाएगा, ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो अपनी बात को रख सके उससे पहले कि उसके जीवन को लिया जाए। ठीक, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू अपना करता है, और अगर सही नहीं लगता है उसे, फेयर नहीं लगता है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, तो उसी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज़ किया गया था। राइट टू लाइफ का मतलब ये भी होता है कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, आप गौरव के साथ रह सके, आपके पास एक डिग्निटी हो, ठीक, रहने में। अब जैसे तैसे आप नहीं रह सकते हैं, ठीक, तो राइट टू लाइफ की डेफिनेशन ये भी होती है। केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में आया था, तो इसमें ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी, सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है कि जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी हमें एक फंडामेंटल राइट मिला है। आर्टिकल 21 एक बहुत ब्रॉड नेचर वो करता है, जैसे राइट टू लिवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड में यही है कि जो अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना केस लड़ सके, तो उसे गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी लॉयर, ठीक, कि वो अपने कम से कम 22 जो है वो ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन, यानी आर्टिकल 22 जो है वो ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त करता है जिसे डिटेन किया गया हो। ठीक, डिटेन का मतलब ये होता है कि उसने क्राइम तो कमिट नहीं किया है, लेकिन ऐसा शक है कि वो कर सकता है। ठीक, तो आर्टिकल 22(1) ये कहता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय कोर्ट। किसी व्यक्ति का भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है कि हाँ उसने ही इस क्राइम को कमिट किया है, तो अगर उसे पुलिस उठा के लेके जाती है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसे ये बताना, मतलब पुलिस को ये बताना होगा कि आखिर में किस बेसिस पे उसे अरेस्ट किया गया है। राइट टू कंसल्ट और डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके एक लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा, यानी वकील वकील कर सके। ठीक, एंड राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और उसे 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के पास उसे लाया जाए। ठीक, तो ये अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे ये राइट्स मिलते हैं, और ये नॉट अवेलेबल टू एलियन और एनिमी, ये किसी भी बाहरी या फॉरेनर को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 22 का पार्ट 2 जो है वो कहता है, प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर डिटेन्ड, जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक, तो वो अगर बताएगी कि सफिशिएंट कॉज ये है कि हाँ इन्हें डिटेन करना चाहिए, तो अगर ऐसा कहती है तब उसके डिटेंशन को एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक, और आर्टिकल 20 और 21 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।